सुबह जैसे ही वह सोकर उठी, उसे लगा कि आज वह ज़रूर टोएगी। टोने के बहुत से कारण हो सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। ब्रश मुंह में डालकर वह घर से बाहर निकली तो देखा पति कुछ सूखी पत्तियां तोड़कर क्यारियों में डाल रहे थे। मुझे लगता है आज मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। पत्तियां तोड़कर क्यारी में डालते हुए पति ने एक उड़ी सी निगाह अपनी पत्नी पर डाली। उसे लगा कि उस निगाह में कोई खास प्यार, दिलचस्पी या घबराहट नहीं। ठीक है, दफ्तर जाकर कार भेज दूंगा, अपने डॉक्टर के पास चली जाना। नहीं, कार भेजने की ज़रूरत नहीं है। अभी ब्लड प्रेशर कोई खास नहीं बढ़ा है। अभी तक मेरे कानों में कोई सूसू की आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ने से पहले आती है। पर डॉक्टर ने तुमसे कहा है कि तबीयत ज़रा भी ख़राब हो तो तुम उसे दिखा दिया करो या फ़ोन करके उसे घर बुलवा लिया करो, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। पिछली बार सिर्फ अपनी लापरवाहियों के कारण ही तुम मरते मरते बची हो। लापरवाह दो लोगों के प्रति मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। अच्छा होता मैं मर जाती, आप बाकी ज़िंदगी मेरे बिना आराम से तो काट लेते। ये कहने के बाद उसे रोना आना चाहिए था, पर नहीं आया। डॉक्टर के पास अकेले जाऊं? तुम कहो तो मैं दफ्तर से ना आ जाऊंगा, पर तुम अपने डॉक्टर के पास तो अकेले भी जा सकती हो। कितनी बार जा चुकी हो। आज क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है, उसने चिढ़कर कहा। सोकर उठने के बाद दिमाग शांत होना चाहिए, क्योंकि आप तो रोज़ सवेरे सैर पर जाते हो। तुम्हें ये कब से मालूम क्योंकि तुम ये सब तक सोती हो। अब आपको मेरे सोने पर भी एतराज़ होने लगा। सवेरे 4 बजे आपको उठने को कौन कहता है? यह मेरी तुम्हें तो परेशान नहीं कर रहा। तुम अपना कमरा बंद किए 8 बजे तक सोती रहती हो। क्या मैंने तुम्हें कहीं जाएगा या जगाया? 7 बजे या 7:30 बजे तक तुम्हारी नौकरानी आती है, सोती रहती है। जगा भी कैसे सकते हो? सोकर उठने के बाद मैं इस घर में बैल की तरह काम में जुटी रहती हूँ। खाना बनाने वाली नौकरानी 2 दिनों की छुट्टी लेकर गई है, पर आज भी नहीं आई। दूसरी नौकरानी आकर बाकी काम निपटा गई है। नाश्ते के समय उस दिन पति से पूछा, अंडा कैसा है? ये ऑमलेट अच्छी बात है, उसने चिढ़कर कहा। पति ने जल्दी जल्दी ऑमलेट और 2 पराठे खा लिए। डबल रोटी वो खा नहीं सकते, शायद गले में अटक जाती है। उसने पहला और उठाया और पति की आवाज़ आई, ज़रा 10,000 रुपये दे दो, इंश्योरेंस की किस्त जमा करनी है। चुपचाप और नीचे रखकर उठकर खड़ी हो गई। अलमारी से 10,000 रुपये निकाल कर उनके सामने रख दिया। अभी 2 कहीं खाई पाई थी कि पति की आवाज़ आई, ज़रा बैंक के कागज़ वाली फाइल भी निकाल दो, कुछ ज़रूरी काम करने हैं। पराठे में लिपटा ऑमलेट उसने प्लेट में गुस्से में रखा और रूठ कर खड़ी हो गई। फिर दोबारा अलमारी खोली और फाइल उनके हाथ में पकड़ा दी और नौकरानी को आवाज़ देकर अपनी प्लेट ले जाने के लिए कहा। तुम नहीं खाओगी? खा चुकी हूँ, अब भूख नहीं है। आप खाने पर बैठने से पहले भी तो सब हिसाब कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था। नाश्ता करते समय मुझे 10 बार उठाया जाता है। आज तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। 11 बजे तक खाना बनाने वाली नौकरानी का इंतज़ार करने के बाद वह खाना बनाने के लिए उठ गई। देर तक आग के पास खड़े होने पर उसे छींकें आने शुरू हो गई, जो बहुत सी एलर्जी या गोलियां खाने पर बंद हो गई। उसने अपने इकलौते बेटे को याद किया। इटली से साल भर एक बार 1 महीने में घर आता है। अब तो उसे वहाँ रहने सालों हो गए हैं। क्या ज़रूरत थी उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजने की? अब उसे वहाँ नौकरी करते भी कई साल हो गए हैं। 1 महीना माँ के पास रहकर वह हमेशा यही वादा कर जाता है कि अब की बार आऊँगा तो शादी ज़रूर कर लूँगा। पक्का वादा रहा माँ, झूठा कहीं का। हाँ, हफ्ते 1 बार फ़ोन पर बात भी करता है और उस ज़िंदगी में बहुत खालीपन आ गया है। बेटों को याद करके उसे हमेशा रोना आ जाता है, पर आज नहीं आया। लखनऊ से कितने दिन हो गए, कोई फ़ोन नहीं आया। उसने भी यही नहीं किया। पता नहीं अम्मा जी की तबीयत कैसी है। वह अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती है
वह कितनी मजबूर है कि अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाती, बस साल में एक बार जाकर देख आती है। ज़्यादा दिन भी रह नहीं पाती क्योंकि यहाँ बच्ची की फर्ज है। उसने तो शायद अपनी ज़िंदगी में किसी के प्रति कोई फ़र्ज नहीं निभाया। अपनी निगाहों में वह खुद ही गिरती जा रही थी। सहसा उम्र की बहुत ही सीढ़ियाँ उतरकर अतीत में खो गई। बचपन में जा पहुँची। मुंह बनाकर वह घर में आखिरी सीढ़ी पर आकर बैठ गई थी। बगल में अपनी दो सबसे अच्छी फ्राकें दबाए हुए बराबर में अब्दुल्ला सब्जी वाले की दुकान थी। कहो बिटिया, आज क्या हुआ जो फिर पोटलियाँ बांधकर सीढ़ी पर बैठ गई हो? हमसे बात मत करो अब्दुल्ला, हम आपसे ऊपर कभी नहीं जाएंगे। अब्दुल्ला हंसने लगा। अभी बाबूजी आएंगे और गोद में उठाकर तुम्हें मना लेंगे। तुम्हें फिर बहुत सिर चढ़ाकर अब तभी जरा भी डांट पड़ने पर घर में भाग पड़ती हो। नहीं, अब हम ऊपर कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाओगी तो तुम्हारे कुछ खाने का इंतजाम करें। नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे। और वह कैथ के देर की ओर लालची आंखों में देखने लगी। कैथ नहीं मिलेगा बिटिया, खाकर खामोशी और फिर से बाबूजी परेशान होंगे। हमने तुमसे मांगा मत दो, हम स्कूल में रोज खाते हैं। कितनी दफ़ा कहा कि कैथ मत खाया करो, बाबूजी को मालूम पड़ गया तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम इतनी ख़राब चीज़ क्यों बेचते हो? अब्दुल्ला पास खड़े ग्राहक के लिए आलू तौलने लगा। सामने से उसके पिताजी आ रहे थे। लाडली बेटी को सीढ़ी पर बैठा देखा और गोद में उठा लिया। अम्मा जी ने हमारी बेटी को बहुत डांटा है। उसके पिता ने गर्दन में अपनी नन्ही बाहें डाल के बचपन के अतीत में निकलकर उम्र की कई सीढ़ियाँ वह तेज़ी से चढ़ गई। जवान हो गई थी। यहाँ याद आया कि दिन भी अचानक भी मजबूत हाथों में एक जोरदार थप्पड़ उस गाल पर पड़ रहा था। वह चौंक कर उठ, बेटी कैसी है? उसके हाथ में अपने गाल को सहलाने लगे थे। बाप बेटी दोनों जलती हुई आंखों से एक दूसरे को घूर रहे थे। पिता ने नजरें झुका ली और थके हुए पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी लाडली बेटी को जिंदगी में पहला और आखिरी थप्पड़ मारा था। सामने खड़े होकर अंगारे उगलते आंखों से उसने पिता से सिर्फ इतना ही पूछा, क्यों मारा? तुम शादी में आए मेहमानों से लड़ रही थी। मौसी ने तुम्हारी शिकायत की है। बहुत थके हुए स्वर में पिता ने जवाब दिया। झूठी शिकायत की है। उनके बच्चों ने मेरा इजहार तोड़ दिया। आपको मालूम है वह इजहार कितना प्यारा था। उसने मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ भी हो, वो लोग हमारे मेहमान हैं। लेकिन आपने क्यों मारा? वह उन सामने ज़मीन पर बैठ गई और पिता के घुटनों पर अपना सिर रख दिया। अपमान, वेदना और क्रोध से उसका सारा शरीर कांप रहा था। पिता उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। यादों से निकलकर वह अपने आज लौट आई। कमाल है, इतने बातें याद कर ली पर आंखों में एक कतरा आंसू भी नहीं आया। दोपहर को पति घर आए और पूछा, क्या खाना बना है? दाल और रोटी। दाल भी अरहर की होगी? हाँ। वह एकदम बौखला उठा। मैं क्या सिर्फ अरहर की दाल और रोटी के लिए नौकरी करता हूँ? शायद उसने बड़ी साजिदगी से कहा, जो बनाऊंगी खाना पड़ेगा, वरना होटल में अपना इंतजाम कर लीजिए। इतना तो कमाते ही नहीं कि किसी को बढ़िया होटल में खाना खा सकते हैं। मुझे बनाना है तो वही बनाऊंगी। आपको मालूम है कि नौकरानी आज भी नहीं आई। मैं पूछता हूँ, तुम सारा दिन क्या करती हो? सोती हो? उसने चिढ़ कर कहा। मैं कोई आपकी बहुआ मजदूर नहीं हूँ। पति हंसने लगे। आजकल की खबरें सुनकर कम से कम तुम्हें एक नया शब्द तो मालूम पड़ा। खाने की मेज पर सारी चीज़ें पति की पसंद की थी। उड़द की दाल, गोश्त के कबाब, साथ में हरे धनिए की चटनी, दही की लस्सी और सलाद। दाल में देसी घी का छौंक लगा था। शर्मिंदा से होकर पति ने पूछा, इतनी चीज़ें बना ली, तुमने एक चीज़ भी नहीं खाती हो। अब तुम किसके साथ खाओगी? मेरा क्या है, रात का मटर आलू की सब्जी रखी है। मैं वैसे भी समय ने मुझे सब कुछ खाना सिखला दिया है, वरना शादी से पहले तो कभी खाना खाया ही नहीं था। सिर्फ कंधारी, अनार, चमन, अंगूर और संतरों का रस ही पिया था। संतरे कहाँ के थे? जंगल के। उसने जोर से कहा। उन दिनों को याद करके रोना आना चाहिए था, पर नहीं आया। अब उसे यकीन हो गया कि वह आज नहीं रोएगी। अब इतनी बातें सोचने और सुनने पर भी रोना नहीं आया तो अब क्या आएगा? हाथ धोकर वह रसोई से बाहर निकल कर ही रही थी कि उसने देखा सामने से उस पति के चले आ रहे हैं
उनके हाथ में कमीज और दूसरे हाथ में एक टूटा हुआ बटन। सहसा ही उसके दिल से के भीतर बहुत तेजी से कोई बात घूमने लगी। आंखें भर आई और वह रोने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? एक पति और पत्नी की डेली की जो घर की लड़ाई होती है, ये घिच-पिच वाली, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।